दृश्या सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे लिटरेचर की। अब तक लगातार मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं, पिछले कई दिनों से प्रतिदिन मैं आपको वीडियो दे रहा हूं और अधिकतर वीडियोस जो हैं वो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के दिए, चाहे वो आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, कंफ्यूजिंग वर्ड हो, प्रोवर्ब्स हो। और अब मैंने शुरू कर दिया है टॉपिक वर्ब, जिसके कि मैं आपको कई पार्ट्स में वीडियो दूंगा। लेकिन मेरे लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे लिटरेचर के भी वीडियो देने हैं, जैसा कि तो आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं लिटरेचर में, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्टेड है। आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसको दोनों कह सकते हैं, लेकिन हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया है और मैं आपको करूंगा कि आखिरकार अंग्रेजी की उत्पत्ति कैसे, कब से, कहां से हुई, अंग्रेजी को कितने युगों में बांटा गया और प्रत्येक युग किस समय से लेकर किस समय तक चला और उसके प्रमुख लेखक कौन कौन से हुए, जिनको हम कह सकते हैं उस एज के रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स। क्या कह सकते हैं? उस एज के रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स। हालांकि मैं अगर बात करूं तो YouTube चैनल पर मेरा पहला वीडियो मैंने यही दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैंने आज भी लिखा है पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन उस वीडियो में चूंकि वह मेरा बिल्कुल शुरुआती वीडियो था, पहला वीडियो था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी कम था, नॉलेज कम नहीं थी, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस कम था, तो उस चक्कर में थोड़ा सा वो वीडियो और कैसे बनाया जाता है इसका भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो उस कारण से थोड़ा सा वीडियो वो ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया था। दूसरी बात, उस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ डेट्स जो है उनमें डिवाइड करते हुए पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दिए थे और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखक वगैरह थे वो मैंने नहीं बताए थे। तो इस कारण से आज मैं पुनः इस वीडियो को दोबारा दूसरे स्तर से लेकर आया हूं और चूंकि मैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूं तो आप ये समझ लीजिए ये टॉपिक जो है उसके लिए भी मुझे 4 से 5 वीडियो आपको देने पड़ेंगे, तब मैं आपको स्पष्ट कर पाऊंगा कि आखिरकार अंग्रेजी साहित्य में कौन सा युग कब से आरंभ हुआ, कब तक चला, उस एज का नाम क्या हुआ और उस एज के रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग पुनः शुरू करते हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विस्तार से। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लिखा है मैंने पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहली मैंने डेट डाली है अप टू 450, अप टू 450। अप टू से मतलब हम कह सकते हैं जब से टाइम स्टार्ट हुआ, जब से टाइम स्टार्ट हुआ तब से लेकर 450 ईस्वी तक। इसका मतलब क्या है? जब से समय स्टार्ट हुआ तब से 450 ईस्वी तक अगर हम कहें तो इंग्लिश को या इंग्लैंड को, यहां इंग्लिश से मतलब इंग्लैंड से भी है साहब, क्योंकि इंग्लिश की उत्पत्ति कहां से हुई? इंग्लैंड से। तो पहले तो इंग्लैंड को अस्तित्व में आने दीजिए, तभी तो इंग्लिश अस्तित्व में आएगी। तो अगर हम बात करें जब से टाइम स्टार्ट हुआ और 450 ईस्वी तक, तो तब तक के टाइम को डार्क एज कहा गया है। क्या कहा गया? डार्क एज, यानी कि अंधा युग। अंधा युग इसलिए कहा गया क्योंकि तब तक इंग्लैंड जो था वह शायद अपने अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है ना? हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर, या आप कह सकते हैं जब से टाइमिंग स्टार्ट हुई तब से लेकर 450 ईस्वी तक, 450 तक इंग्लैंड जो था वह चूंकि अपने अस्तित्व में नहीं था, देयर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ इंग्लैंड। और जब इंग्लैंड अस्तित्व में ही नहीं था तो वहां क्या लेखनी रही होगी, क्या रहा होगा? कुछ नहीं था। तो इसलिए इसको हम डार्क एज की बात करते हैं, इसको डार्क एज में डाल देते हैं। उसके बाद मैंने डाला है, ये पहला आपका हो गया, उसके बाद मैंने डाला है 450 टू 1066, 450 सॉरी
450 यानी कि 450 to 1066 और इसका नाम रखा गया ओल्ड इंग्लिश। क्या नाम देंगे हम इसको? ओल्ड इंग्लिश। 450 से लेकर 1066 तक ओल्ड इंग्लिश इसको कहा गया और इसका दूसरा नाम रखा गया एंग्लो सैक्सन पीरियड। क्या नाम दिया गया इसको? एंग्लो सैक्सन पीरियड। और ये कब से कब तक चला? 450 से लेकर 1066 तक। और 1066 तक को हमने काय में डाला है इसको? ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, या इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। अब सवाल ये उठा कि आखिरकार इसका नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों आया? तो हालांकि मैंने आपको पूरा एक वीडियो दिया है एंग्लो सैक्सन पीरियड का, आप विस्तार से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण जो उस समय स्थितियां थी उनको उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं। कुल मिलाकर एंग्लो सैक्सन इस पीरियड का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 3 जर्मेनिक ट्राइब्स यानी कि जर्मनी में रहने वाली 3 जनजातियां जो थी, जिनके नाम जूट्स, एंगल्स और सैक्सन्स थे। क्या क्या नाम थे? जूट्स, एंगल्स और सैक्सन्स। ये 3 जो जनजातियां थी आपकी जर्मनी की, जर्मेनिक ट्राइब जो थी, वे लगभग 5th सेंचुरी के मिडिल में, क्योंकि हम 450 की बात कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? 5th सेंचुरी का मिडिल। तो इन्होंने क्या किया? कौन कौन सी 3 जर्मेनिक ट्राइब? जूट्स, एंगल्स और सैक्सन्स। इन्होंने क्या किया? मिडिल और 5th सेंचुरी में अपना घर छोड़ दिया, यानी कि जर्मनी के ट्राइब्स के रूप में जहां वो रहते थे वह स्थान उन्होंने तीनों जनजातियों ने छोड़ा और कहां आ गए? नॉर्थ सी के शोर्स पर आकर बस गए। कहां पर? नॉर्थ सी के शोर्स यानी कि समुद्री किनारों पर आकर बस गए। और जब ये बस गए तो इन्होंने अपनी कॉलोनाइज किया, अपने आप को कॉलोनाइज किया, कॉलोनीज बनाई और ब्रिटेन से, आप कह सकते हैं ब्रिटेन जो ब्रिटेन था उससे दूरी बनाई, डिस्टेंट। ब्रिटेन से क्या बनाई? दूरी बनाई। अब जो 3 नाम मैंने अभी आपको दिए, जूट्स, एंगल्स और सैक्सन, तो इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं वो सोचिए। अगर हम एंग्लन की बात करते हैं, एंगल्स की बात करते हैं, तो एंगल्स के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनको की समुद्री यात्राओं से अत्यधिक प्रेम था। कैसे प्रेम था? समुद्री यात्राओं से प्रेम था और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक समुद्री यात्राओं के द्वारा जाते थे, या आप कह सकते हैं एडवेंचरस पीपल हुआ करते थे, जिन्हें नए स्थान पर जाना, नए स्थानों की खोज करना पसंद था, तो इसलिए इनको एंगल्स के अंतर्गत डाला गया। उसके बाद सेक्शंस आया। सेक्शंस को 2 में हम डिवाइड करेंगे इस जनजाति को, ओल्ड सेक्शन और फिर सेक्शन। अगर हम ओल्ड सेक्शन की बात करते हैं तो ओल्ड सेक्शन जो थे वह उनका एक ही इंटरेस्ट था जीवन का, वो था फिशिंग, यानी कि मछली पालन, मछली पकड़ना, यही उनका काम था। तो ये आपके ओल्ड सेक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद सेक्शन की अगर बात करें तो सेक्शन जो थे वह आप कह सकते हैं लड़ाकू किस्म के लोग हुआ करते थे। कैसे लोग थे? लड़ाकू किस्म के। और ये एक अपने पास छोटी सी तलवार रखा करते थे और उस तलवार को सेक्सन कहा जाता था और इस यहां से इनका नाम पड़ गया सेक्सन। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा एंग्लो सैक्सन पीरियड, यानी कि ये क्या है? जर्मेनिक ट्राइब्स, जर्मेनिक ट्राइब्स हैं ये, जो कि जर्मनी को छोड़कर कहां आकर बस गए थे? नॉर्थ सी के शोर पर, और इन्होंने आकर अपनी कॉलोनीज बसाई और आप कह सकते हैं यहां से इंग्लैंड का उदय हुआ। यहां से इंग्लैंड का उदय हुआ, क्योंकि उससे पहले इंग्लैंड अस्तित्व में नहीं था। इन्हीं 3 ट्राइब्स ने एंग्लो सैक्सन जो पीरियड इसका नाम पड़ा है, तो जूट्स, एंगल्स और सैक्सन्स, ये 3 जर्मेनिक जो ट्राइब्स थी, इन्होंने आकर चूंकि नॉर्थ सी पर आकर ब्रिटेन से दूर अपनी एक कॉलोनीज बसाई, कॉलोनाइज किया अपने आप को, और यहां से इंग्लैंड का उदय हुआ। और ये कब से कब तक चला? 450 से लेकर 1066 तक ये चला। अगर इसमें हम कुछ लेखनी हुई थोड़ी बहुत, तो अगर लेखनी की बात मैं करूं तो इसमें लेखकों के रूप में मात्र 2 आते हैं। एक तो आते हैं आपके किंग एल्फ्रेड। क्या आते हैं? किंग
एल्फ्रेड। एक राइटर हुआ है आपके किंग एल्फ्रेड। और अगर दूसरे राइटर की बात करें हम, तो दूसरे राइटर हैं आपके कैडमन, CAEDMON। ये कुल मिलाकर दो राइटर्स जो हैं, इनका संबंध है आपका ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड से। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब आया हमारा 1066 तक, तो हमने ओल्ड इंग्लिश के अंदर डाल दिया। अब आता है 1066 से 1500। अब हमारा डेवलपमेंट इंग्लैंड का और अंग्रेजी का अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इस मिडिल इंग्लिश पीरियड में अंग्रेजी का डेवलपमेंट आरंभ होगा। कैसे होगा वो देखिए। 1066 से 1500 को मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा गया। कौन सा पीरियड कहा गया भाई? मिडिल इंग्लिश पीरियड। और इसका दूसरा नाम है भाई एंग्लो नॉर्मन पीरियड। क्या नाम है? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब इसमें क्या हुआ, यहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं 1066 से 1500 तक, तो भैया ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि 1500 से पहले 1340 से 1400 जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंतर्गत ही आएगा, उसमें अंग्रेजी का एक सितारा चमका जिसका नाम है चौसर। क्या नाम है? चौसर। अगर हम कहें तो अंग्रेजी को अपना रूप देने वाला, अंग्रेजी को पहली बार लिखित भाषा का रूप देने वाला अगर कोई राइटर हुआ तो वो है चौसर साहब, जेफरी चौसर। अगर इनकी हम बात करें तो अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछ बैठे, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द आंसर इज जेफरी चौसर। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, द आंसर इज जेफरी चौसर। ठीक, जेफरी चौसर की एज को कहा गया एज ऑफ चौसर, और 1340 से लेकर 1400 तक जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का हमारा टाइम पीरियड था, उसी में एज ऑफ चौसर आया। ठीक, इनको कई नाम दिए गए हैं साहब। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। रेनेसा के बारे में अगर मैं अभी यहां चर्चा करना शुरू कर दूं तो काफी लंबा मैं बोल दूंगा, क्योंकि रेनेसा के ऊपर भी मैंने आपको 2 से 3 वीडियो दिए हैं। रेनेसा पार्ट 1, रेनेसा पार्ट 2। आप वहां जाकर मेरी गैलरी में रेनेसा के वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। अब जैसा कि मैं लगातार आपसे, मैंने जब वीडियो शुरू किया था तो मैंने कहा था कि आपको टाइम भी बताऊंगा और उसके प्रमुख जो लेखक हुए हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा उनके नाम तो कम से कम आपको बताऊंगा। तो 1340 से 1400 तक जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंतर्गत आता है, उसमें इस टाइम को 1340 से 1400 तक को क्या कहा गया? एज ऑफ चौसर कहा गया। अब चौसर अकेले राइटर नहीं थे अपने एज में, लेकिन चूंकि ये अपने एज के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे, तो इस कारण से इस एज का नाम पड़ा एज ऑफ चौसर। अब इनके कौन कौन लेखक साथ में थे? एक तो थे जेफरी चौसर साहब स्वयं हो गए, दूसरे थे जॉन गावर। दूसरे राइटर कौन है आपके? जॉन गावर। अगर हम जॉन गावर की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1332 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 1408 में हुई। 1332 1408 ये हैं आपके गौवर साहब। अगर हम गौवर साहब की बात करें तो इनकी पोइट्री जो है वह चौसर साहब को, अगर चौसर साहब का कोई राइवल हुआ उनकी एज में, तो वो है आपके जॉन गौवर साहब। ठीक है ना? और आप कह सकते हैं कि ये दोनों लोग राइवल से, मतलब थोड़ा सा हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यहाँ राइवलरी को हम लोग प्रायः दुश्मनी मान लेते हैं, लेकिन साहित्य में राइवलरी जो है वो कदापि दुश्मनी नहीं होती। साहित्य में क्या है, आपने कुछ लिखा, मैंने उसके अपोजिट कुछ लिखा, ठीक है ना, तो साहित्य का जवाब साहित्य से, लेखनी का जवाब लेखनी से देना, तो वो राइवलरी कहलाता है। हालांकि अगर हम जॉन गावर की बात करें तो जेफरी चौसर और जॉन गावर जो हैं वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे हैं, आजीवन मित्र रहे हैं। ठीक है ना? और
इनके द्वारा अगर अंग्रेजी की बात करें, वैसे तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में भी लिखा है, शुरुआत इनकी फ्रेंच भाषा से ही है, लैटिन भाषा में भी इन्होंने लिखा, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इन्होंने एक लंबी पोएम लिखी जिसका नाम है कॉन्फेसियो एमेंटिस। नाम है कॉन्फेसियो एमेंटिस, जो कि किसने लिखी है? जॉन गॉबर साहब ने। ठीक है, अब हमें जब एक एक राइटर के बारे में बताऊंगा तो उनके बारे में पूरा क्या क्या लिखा क्या नहीं वो बात की बात है, लेकिन एक एक चूंकि मैं आपकी सिर्फ राइटर का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं कि कौन सा राइटर किस एज का है, तो उनके नाम आप ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा राइटर है इसमें विलियम लैंगलैंड, जो कि चौसर साहब के साथी हैं, विलियम लैंगलैंड। अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1330 में, 1313 में और 1330 में, और इनका मृत्यु जो है वो सेम एज है चौसर साहब की, यानी कि 1400 में। अगर लैंगलैंड साहब की बात करें तो इनको पोएट ऑफ द पीपल कहा जाता है, पोएट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का कवि कहा जाता है। ठीक है ना। और अगर इनकी हम पोएम्स की बात करें, इनकी राइटिंग की बात करें, तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी पोएम लिखी है जिसका नाम है प्लोमैन। पोएम का नाम क्या है? प्लोमैन। तो वो विलियम लैंगलैंड की पोएम है। उसके बाद आते हैं आपके जॉन बाइकलेफ साहब। अगर जॉन बाइकलेफ की बात करें तो इन्होंने क्या किया, ये मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहलाए गए। कौन? जॉन बाइकलेफ। मैंने आपको पूरा वीडियो दिया है रिफॉर्मेशन एज का या रिफॉर्मेशन मूवमेंट का, सॉरी। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण नाम आया है जॉन बाइकलेफ। जॉन बाइकलेफ वह व्यक्ति है जिसने कि इंग्लैंड में पेपेसी का विरोध किया। पेपेसी यानी कि पोप की सुप्रीम सत्ता का विरोध किया था। ठीक है ना। इसने क्या किया, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया, और किसके द्वारा? जो पुअर प्रीस्ट थे उसकी उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उनके सहायता से बाइबल को क्या किया, ट्रांसलेट करवाने का कार्य किया। तो ऐसे महत्वपूर्ण लेखक हैं आपके जॉन बाइकलेफ, और इनका संबंध है रिफॉर्मेशन एज से। कैसे संबंध है इनका? रिफॉर्मेशन एज से। और इनको क्या कहते हैं हम लोग? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है ना। अगर इनके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियोस में जाकर, जो मैंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट का वीडियो दिया है उसमें आप इनके बारे में देख सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर एज ऑफ चौसर की मैं बात कर रहा हूं तो एज ऑफ चौसर में जो भी राइटर्स हुए, अगर हम बाइकलेफ साहब को छोड़ दें, तो इन सब ने कुछ भी नया करने का प्रयत्न नहीं किया। ये सब आप कह सकते हैं कि चौसर साहब की कॉपी करने का इन्होंने प्रयत्न किया है। और जब हम किसी की कॉपी करते हैं तब हम अपनी स्वयं का अस्तित्व नहीं बना पाते। और यही कारण है कि अगर एज मिडिल इंग्लिश पीरियड में अगर कोई राइटर पूछा जाता है, एक राइटर के रूप में जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो एक नाम आता है सिर्फ, और वो नाम है जेफरी चौसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में हमारा 1340 से 1400 तक हो गया। लेकिन इसी में अगला जो सेंचुरी आई, जिसको हम 15th सेंचुरी कहेंगे, वो है आपकी 1401 से लेकर 1500 तक। भाई यहां तक तो ये 14वीं शताब्दी हुई ना, 14th सेंचुरी, 1340 से 1400, एज ऑफ चौसर। फिर आइए 1401 से 1500, ये भी क्या के अंतर्गत आएगी आपकी? मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये भी क्या है आपका? 1401 से 1500, ये भी आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंतर्गत आएगा, और इसका नाम रखा गया बैरन एज। अंग्रेजी साहित्य में यह प्रश्न पूछा जाता है कि विच सेंचुरी इज कॉल्ड द बैरन एज, एंड द आंसर इज 15th सेंचुरी। जेफरी चौसर, जॉन बाइकलेफ, विलियम लैंगलैंड जैसे लेखकों के बावजूद भी, जिन्होंने की अंग्रेजी राइटिंग का आरंभ कर दिया, अंग्रेजी को लिखित रूप प्रदान देने का कार्य किया, अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखने का कार्य किया, लेकिन उसके बावजूद भी 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में कोई भी
बड़ा नाम प्रोड्यूस नहीं हुआ जिसने की राइटिंग में अपना नाम बना पाया हो। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था, ये जो लेखक हैं आपके, इन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड में कोई पोएट हुए ही ना हो, 15वीं सेंचुरी में हुए, लेकिन उनका अस्तित्व तो नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने चौसर साहब को हूबहू कॉपी करने का प्रयास किया। और जब हम किसी की कॉपी करते हैं तब हम अपना अस्तित्व नहीं बना पाते, ये बिल्कुल फैक्ट है। और यही हुआ, इस कारण से इसको बंजर युग और इंग्लिश में बैरन एज कहा जाता है। ठीक, 15वीं सेंचुरी। यहां पर हमारा समाप्त हो जाता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। पहले हमारा क्या हुआ, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि कहां से कहां तक चला, 450 से लेकर 1066 तक। उसके बाद 1066 से 1500 तक हमारा कौन सा पीरियड चला, मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है ना। और मिडिल इंग्लिश पीरियड को भी हमने दो और पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका 1340 से लेकर 1400 तक, जिसको हमने द एज ऑफ चौसर नाम दिया, और 1401 से 1500 तक, जिसको हमने बैरन एज का नाम दिया। अब जो हमारा सेंचुरी आई 16th सेंचुरी, अगर आज अंग्रेजी साहित्य दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लिटरेचर्स में से एक है, या आप कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर लिटरेचर है, तो इस लिटरेचर को मोस्ट पॉपुलर बनाने के पीछे अगर कोई सेंचुरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जा सकती है तो वो है 16th सेंचुरी, जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। 1500 to 1600, अगर हम 16th सेंचुरी की बात करें तो 1500 to 1600। अब जैसा कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूं और मैंने अभी बताया आपको कि 16th सेंचुरी जो है उसको हम दो नामों से जानेंगे। अगर हम बात करें तो इसको द रेनेसा और अर्ली मॉडर्न के नाम से जाना जाता है। 16th सेंचुरी जो है इसको रेनेसा और अर्ली मॉडर्न के नाम से जाना जाता है। अब तक हम कहां थे, ओल्ड में, उसके बाद मिडिल में, तो मिडिल के बाद भैया मॉडर्न भी तो आएगा। तो रेनेसा और अर्ली मॉडर्न, कौन सी सेंचुरी हमारी, 16th सेंचुरी, 1500 से लेकर 1600, द रेनेसा और अर्ली मॉडर्न। अब यहां क्या हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि अंग्रेजी साहित्य को आज दुनिया का मोस्ट पॉपुलर अगर लिटरेचर बनाने के पीछे श्रेय अगर किसी एज को जाता है तो वो एलिजाबेथन एज को जाता, 16th सेंचुरी को जाता है। और 16th सेंचुरी में जैसा कि मैंने कहा रेनेसा, नाम क्या दिया, रेनेसा और अर्ली मॉडर्न। रेनेसा यूरोप का वह मूवमेंट है जिसने कि लोगों की सोच परिवर्तित की, लोगों की मेंटलिटी परिवर्तित की, और इसका पूर्ण और स्पष्ट प्रभाव, हालांकि अगर हम कहें तो रेनेसा इंग्लैंड में 15वीं शताब्दी में ही आ गया, बल्कि 14वीं मिडिल और 15वीं शताब्दी के बाद तो खूब आया, लेकिन अगर इसका पूर्ण प्रभाव देखना है रेनेसा मूवमेंट का तो हमें 16th सेंचुरी में जाना पड़ता है। 1500 से लेकर 1600 और आगे भी, 1600 लास्ट नहीं है, आगे भी, लेकिन उसको फिर हम 16th सेंचुरी को चूंकि लेकर चल रहे हैं, तो रेनेसा जैसा, और रेनेसा ने व्यक्ति को क्या दिया, नई मेंटलिटी प्रदान की। नई मेंटलिटी से मेरा मतलब है लोगों की सोच में परिवर्तन किया। उसने व्यक्ति को यह बताया कि वह सिर्फ ईश्वर की हाथ की कठपुतली नहीं है, व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने व्यक्ति को मस्तिष्क की शक्ति दी है। यह रेनेसा का ही प्रभाव है कि एलिजाबेथन एज के राइटर्स जो हुए, खासतौर से ड्रामेटिस्ट जो हुए, उन्होंने जो लगातार ट्रेडिशनली जो ड्रामा राइटिंग चली आ रही थी उसको भी परिवर्तन किया। एक नए प्रकार के ड्रामा का की उत्पत्ति जो है वो है एलिजाबेथन एज के, मैं लगातार एलिजाबेथन एज कह रहा हूं क्योंकि अभी मुझे एलिजाबेथन एज पर पहुंचना है, तो 16th सेंचुरी एज के राइटर्स ने की है। एलिजाबेथन एज वह एज है जिसको कई नामों से जाना जाता है। अब इसमें जैसे मैं नीचे आ रहा हूं तो 1558 से लेकर 1603, मैं 16th सेंचुरी को ही डिवाइड कर रहा हूं, और 1558 से लेकर 1603 को एलिजाबेथन एज कहा गया। बार बार मेरे मुंह से एलिजाबेथन एज निकल रहा है तो मैं आपको उसकी
टाइम पीरियड के बारे में बता दूं, 1558 से लेकर 1603 कॉल्ड एलिजाबेथन एज। अब मैं रेनेसा की बात कर रहा था। हालांकि रेनेसा को मैं ज्यादा नहीं समझा सकता, क्योंकि रेनेसा के लिए मैंने पूरा वीडियो आपको दिया है, 2 से 3 पार्ट उसके दिए हैं रेनेसा के। तो आपको यदि मेरा रेनेसा के बारे में समझना है तो आप मेरे रेनेसा के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस रेनेसा ने मैं मुख्य चीजें बताऊं वो क्या है। एक तो रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, यानी कि जो प्राचीन साहित्य था, जो कि खासतौर से कहां का था, ग्रीक और रोमन राइटर्स का जो साहित्य था, उसको न्यू ट्रांसलेशन में लेकर आया, ये रेनेसा मूवमेंट। दूसरा, चेंज इन आउटलुक। इस रेनेसा मूवमेंट ने लोगों की सोच में परिवर्तन किया, लोगों के नजरिए में परिवर्तन किया। द राइज ऑफ रिफॉर्मेशन, इसी से रिफॉर्मेशन आरंभ हुआ, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है वह आरंभ हुआ। और रेनेसा मूवमेंट वह मूवमेंट है जिसके कारण प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। बाकायदा मैंने इस सबके बारे में विस्तार से वीडियोस में आपको बताया है। प्रिंटिंग प्रेस अगर मैं बात करूं तो लिटरेचर के फैलाव में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी ने प्ले किया है, तो वो है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। क्योंकि ज्ञान तब तक बहुत कम लोगों तक सीमित था जब तक सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट चला करते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से जो नंबर ऑफ कॉपीज थी वो बहुतायत मात्रा में छपने लगी, और जब बहुतायत मात्रा में नंबर ऑफ कॉपीज छपी तो वो बहुत लोगों तक पहुंची, और जब बहुत लोगों तक पहुंची तो उन्होंने, जो पुराने राइटर्स थे, उन्होंने जो कुछ लिखा उसको जब पढ़ा तो उनकी जो इग्नोरेंस थी, जो उनके मस्तिष्क का अंधकार था, उसको आप कह सकते हैं वो छट गया। अब चूंकि हम एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि एलिजाबेथन एज तो आज मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि हमारा वीडियो पहले ही काफी लंबा हो गया है। अगर एलिजाबेथन एज समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो और घंटे पर चल जाएगा, तब भी एलिजाबेथन एज समाप्त नहीं कर पाऊंगा। बहुत शॉर्ट में जब समझाऊंगा तब मैं कह रहा हूं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अब की बार जो मैंने पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको दे रहा हूं, उसके साथ पीरियड्स तो बताऊंगा ही, टाइमिंग भी बताऊंगा, उनके नाम भी बताऊंगा, और उनके जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स हैं उनके बारे में भी, और उनके नाम भी मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आज आपको यहीं तक छोड़ूंगा कि 1500 to 1600, जिसको हम 16th सेंचुरी कहते हैं, इसको द रेनेसा और अर्ली मॉडर्न कहा गया, और इसका पार्ट है 1558 से लेकर 1603, जिसको कि एलिजाबेथन एज नाम दिया गया, क्योंकि इस समय इंग्लैंड की महारानी का नाम एलिजाबेथ था, और इस कारण से इस एज का नाम एलिजाबेथन एज पड़ा। और ये वो एज है जिसने कि अंग्रेजी साहित्य को दुनिया का सबसे रिप्रेजेंटेटिव और आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर बनाने का कार्य किया है। इसमें सभी वे राइटर्स हैं जिनको तब भी उतने प्रेम से पढ़ा जाता था, आज भी पढ़ा जाता है, और जब तक भविष्य रहेगा तब तक उन लेखकों को पढ़ा जाएगा, राइटर्स को पढ़ा जाएगा। वे सभी प्रमुख राइटर्स हमारे एलिजाबेथन एज के हैं, और मैं आपको उन सब के बारे में डिटेल अपना जो नेक्स्ट वीडियो उसका दूंगा, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड पार्ट जो मैं बनाऊंगा, तब एलिजाबेथ, उस वीडियो में सिर्फ हम एलिजाबेथन एज की चर्चा करेंगे, तो तब मैं उसको समझाऊंगा। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं, और मेरा वीडियो टिल लास्ट देखें। अगर आपको इसमें कोई कमी लगे, कोई आपकी क्यूरी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।